और जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, यानी कि भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ उन्हें बिल्कुल एक दुश्मन की तरह से देखा जा रहा है। झूठे प्रकरणों में फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और संविधान में जो पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के का प्रावधान है, आर्टिकल है, उसको नज़रअंदाज करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अप्रैल 2021 में जब अनेक जगह पर यहाँ पर दंगे फसाद हुए थे, मैंने मंदसौर, नीमच, खरगोन आदि में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की सांप्रदायिक दंगों को कैसे नियंत्रित किया जाए उसकी गाइडलाइन इशू की गई थी, और उस गाइडलाइन में विस्तार से ये बताया गया था कि किस तरह से राज्य सरकारों को कम्युनल राइट्स रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। उसमें जो की गाइडलाइंस थी, डेजिग्नेटिंग डिस्टर्ब्ड एरिया, यानी कि जहाँ जहाँ दंगे फसाद होते हैं वहाँ पूरे तरीके से उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित करके वहाँ से कोई जुलूस आदि निकालने की इजाज़त न दी जाए। यदि आप पिछले वर्षों में देख रहे हैं तो अमूमन तौर पे एक पैटर्न बना हुआ है। जुलूस निकलता है, डीजे में भद्दे भद्दे गाने बजाए जाते हैं, भद्दे भद्दे नारे लगाए जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, कौन फेंकता है कुछ पता नहीं पड़ पाता है, और दंगा हो जाता है। और फिर सुनियोजित ढंग से टारगेट करके एक समुदाय के लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर किए जाते हैं और उनको परेशान किया जाता है, पूरे उनको जेल से बंद करके उनकी जमानतें भी नहीं हो पाती हैं। इसी तरह से जो कदम उठाने चाहिए जिला मजिस्ट्रेट को, वो मेजर्स इन डिस्टर्ब्ड एरिया, सेकंड पॉइंट, उस डिस्टर्ब्ड एरिया के जो हथियार हैं वो जमा करा लेना चाहिए। वहाँ पर कोई मीटिंग्स वगैरह ना हो, उसको कंट्रोल करना चाहिए, और कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिससे कि सांप्रदायिक कटुता फैले, अशांति फैले, वहाँ उसे पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। ये पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पुलिस ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ ऑफेंसेस, obtain information about potential violence and act without delay in a fair and impartial manner. अब गुना में जो एक घटना हुई, वहाँ एक व्यक्ति, उसको लगातार वो दंगे फसाद कराने में उसका नाम आया है, बिना परमिशन के वो जुलूस निकालता है, मस्जिद में जाके पत्थरबाजी होती है। इस प्रकार से चौथा पॉइंट होता है इन्वेस्टिगेशन एंड पनिशमेंट। अब आप देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि सब इंस्पेक्टर से नीचे किसी भी व्यक्ति को जांच में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। अब वहां पर भी देखने में आता है ऐसे ऐसे पुलिस अफसर जो खुलेआम झूठे केसेस में फंसाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन द्वारा वहां पर शिकायत के बावजूद भी उनको वहीं रखा जा रहा है। मक्सी का एक केस ऐसा है जहां वहां के टीआई
जो कि दूसरी बार वहां तैनात हैं, उन्होंने एक भी गिरफ्तारी नहीं करी। जब हम लोगों ने दबाव डाला तो सीआईडी के पास गया और सीआईडी ने वहां गिरफ्तारियां की हैं। इस प्रकार से जो विटनेसेस हैं और मीडिया, इन पर भी विशेष तौर पर इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। कई मीडिया के ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सच्चाई से जो भी घटना हो उसको छापा या प्रदर्शन दिखाया, उन पर भी केस लगा दिया गया। जिन लोगों के नुकसान हुआ है, दुकानें टूटी हैं, लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी व्यक्ति जिसका कि दंगे में नुकसान हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा है। यहां तक उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रदेश में लगातार यदि दंगे हो रहे हैं तो उसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ये भी उसमें कहा गया है। कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कही है। इस प्रकार से जो गाइडलाइंस हैं, इसका मैंने रिट पिटीशन 2021 से लगाया हुआ है, लेकिन आज तक राज्य सरकार उसका ना पालन कर रही है और हाईकोर्ट को भी गुमराह करने का प्रयास कर रही है। अब इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि अब एक नया एक प्रयास है इन लोगों का कि आप कोई भी मुसलमान के दुकान से सामान मत खरीदिए, सब्जी मत खरीदिए, सामान मत खरीदिए और उनका कमर्शियल एक्सक्लूजन करिए। ये अपने आप में कानूनन जुर्म है। अब हद तो तब हो गई जब जो कि बहुत बड़े व्यापारी के रूप में उभर कर सामने आए हैं, व्यापारी रामदेव। कोई बाबा रामदेव नहीं है, वो व्यापारी रामदेव है। और ये तो हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी, मेरे गुरु जी बताते थे कि हमारे धर्म में तो यह है कि कोई भी अगर भगवा वस्त्र पहनकर व्यवसाय करे उसको कभी सम्मान की नज़र से नहीं देखना चाहिए। और जो कुछ आगे कहा गया वो मैं यहाँ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ये पूरे तरीके से व्यावसायिक है और मैंने तो उनको 2011 में ठग कह दिया था, जिसके उन्होंने मुझ पर मानहानि का दावा भी बिहार में किया, वो भी चला हुआ है। आज तक कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया मेरे पास, तो उनके पास उनके बारे में इतने प्रमाण है कि वो खड़े नहीं हो सकते। किस प्रकार से उन्होंने नकली दवाइयाँ, नकली करके उन्होंने अपना प्रसार किया है। उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ तक कि डिफेंस फोर्सेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, नेपाल में भी रिजेक्शन हो गया, उसके उदाहरण मैं आपको दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि उनका वीडियो आया है कि लोग रूह अफ़ज़ा ना पिया करें। अब रूह अफ़ज़ा तो हम लोग बचपन से पीते चले आ रहे हैं, इसलिए मत पीजिए क्योंकि वो मुसलमान उसको बनाता है और उससे जो फ़ायदा होगा उससे वो मस्जिद और वो मदरसे बनाएगा। आप उनके द्वारा बनाया गया गुलाब का शरबत पीजिए ताकि गुरुकुल का निर्माण हो। ये पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196(1) का 299 एवं IT एक्ट की धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मैंने तय किया है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहता है, ऐसे व्यक्ति खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और मैं उनके खिलाफ आज थाने में जाकर FIR दर्ज कराऊंगा। अब ये व्यक्ति वो हैं जिन्होंने कोरोना के महामारी के समय 2 केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में
कोरोनिल दवा लॉन्च कर दी, जिसको कि बाद में केंद्र सरकार को ही उसको बंद कराना पड़ा। कोई नई दवा आती है तो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, टेस्ट होते हैं, और ये ठग रामदेव ने एक दवा लॉन्च कर दी और उसमें 2 केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी जी उनमें लॉन्च में पहुंच गए। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने मंत्रियों को भी नहीं बख्शा, जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन तो स्वास्थ्य मंत्री भी थे और डॉक्टर भी थे। अब उन्होंने कॉलगेट और पेप्सोडेंट के खिलाफ प्रचार किया कि कॉलगेट और पेप्सोडेंट में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल हैं, फ्लोराइड से हड्डियां खराब होती हैं। कॉलगेट ने पतंजलि पर केस किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। मैगी में पतंजलि आटा नूडल्स के बारे में कहा कि मैगी में लेड है, शीशा है उसमें भी इन्होंने पतंजलि का जो नूडल निकला था वो भी FSSAI जो कि हमारी बॉडी है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जो नूडल इसने बनाया था। अब हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा पर भी इन्होंने हमला किया कि मॉल्ट आधारित ड्रिंक्स में शुगर केमिकल होते हैं, बादाम पाक आयुर्वेदिक है। अब CAC की रिपोर्ट में पतंजलि बादाम पाक में भी अत्यधिक शुगर पाई गई। इसके बाद जो इन्होंने दवाइयाँ दी थी, एलोपैथी दवाइयाँ किडनी खराब करती हैं, आयुर्वेद इलाज कराते हैं, मधुनाशिनी डायबिटीज ठीक कर देती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया है 2024 में, 1000 करोड़ का। अब वो जुर्माना वसूल हुआ कि नहीं हुआ, ये भी जांच का विषय है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये केस किया था। अमूल और नेस्ले पर भी हमला। अमूल तो हमारे किसानों का संगठन है कि दूसरे घी में वनस्पति घी मिला होता है, पतंजलि घी देसी घी शुद्ध है, वो भी गलत पाया गया क्योंकि नेपाल में पतंजलि का घी बना हुआ उसको बैन किया गया कि उसमें मिलावट पाई गई। डोव शैम्पू और केश कांति, केमिकल शैम्पू के बाल झड़ते हैं और केश कांति बाल उगाता है, लेकिन केश कांति के बाल भी गलत पाया गया। कोको कोला और पेप्सी खिलाफ प्रचार, पतंजलि का नींबू सोडा पियो, वो भी फेल। इस तरह से झूठे प्रॉमिसेस कर करके उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया था कि हमारे पास ऐसी दवा है जिससे बेटा ही बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा नहीं होगी। अब ये इस तरह के ठग को यहाँ मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने जमीन बांटी, सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी, और इन्फोसिस की जमीन इसलिए उसको कैंसिल कर दी क्योंकि इन्फोसिस ने उसका उपयोग नहीं किया। लेकिन ठग रामदेव की जमीन कैंसिल क्यों नहीं हुई अब तक? सतना में योग ग्राम प्रोजेक्ट 500 एकड़ जमीन दी गई है इनको, झाबुआ में 200 एकड़ जमीन दी गई है और आज तक कुछ नहीं हुआ। सरकार ने दावा किया था कि 5000 आदिवासी परिवार रोजगार मिलेगा, वहां जमीन खाली पड़ी हुई है। गुना में गौ आधारित कृषि प्रोजेक्ट 100 एकड़ जमीन वहां दे दी। ये गायों से गोबर मूत्र के जैविक खाद बनाने का प्लांट, वहां कुछ नहीं हुआ। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन से 25 करोड़ का सब्सिडी भी ले ली। इसी प्रकार से शिवपुरी में जैविक कपास उगाने के लिए 150 करोड़ का 150 एकड़ जमीन आवंटित कर दी। और इस जैविक कपास का तो इतना बड़ा फ्रॉड है, मैं उस पर अलग से आपसे बात करूंगा, मेरे पास पूरी उसकी जानकारी है। और मैंने प्रधानमंत्री जी को उसकी शिकायत की थी, तो प्रधानमंत्री जी ने पीयूष गोयल जी को बताया और पीयूष गोयल जी ने मुझे स्वीकार किया कि हाँ बहुत बड़ा घपला है, जहां हजारों करोड़ का फर्जी ऑर्गेनिक कॉटन बताकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया गया।
और उसमें वहां पर एक तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का एक खास टीआई था भदौरिया, जो कि फरार होते हुए भी उसको गृह मंत्री जी ने अपने गृह थाने में फरार टीआई बनाया हुआ था दतिया में। उसकी फिर पोस्टिंग कर दी उन्होंने इंदौर में, और उसने फिर वहां के जो ऑर्गेनिक कॉटन का गलत व्यापार कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा फर्जी बनाकर उनसे पैसे वसूल कर लीजिए, वो अलग केस चला हुआ है कोर्ट में। इसी प्रकार सागर में मेगा फूड पार्क के लिए 50 एकड़ जमीन उनको मिली, कुछ नहीं हुआ। अब ये जो आवंटन है ये हुआ तो उसमें उपयोग कहां हुआ, और उपयोग नहीं हुआ तो कैंसिल होना चाहिए। इसी प्रकार नरसिंहपुर में 230 एकड़ जमीन, भोपाल फूड पार्क में 50 एकड़ जमीन दे दी मंडीदीप में, पीतमपुर में 10 हेक्टेयर जमीन दे दी 25 एकड़। ये सारा जो है इस ठग जो है, और ठग जाने ठग की भाषा, यहाँ के ठग जो भाजपा के ठग हैं और ये दोनों मिलकर इस मध्य प्रदेश के नैसर्गिक साधनों को लूट रहे हैं, मेरा आरोप है, और हम प्रमाणित करेंगे। साथियों, ये सारी बातें बताने के साथ साथ मैं इतना बताना चाहता हूं कि पतंजलि यहां तो कह रहा है कि मुसलमानों से कोई माल मत खरीदो, वहीं दुबई में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्होंने जमात उलमा हिंद से हलाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया हुआ है कि भाई उसके अंदर ये सारी दवाइयाँ हैं जिसको कि हलाल सर्टिफिकेट लगता है। जमात अश्वगंधा चूर्ण, अभिप्रतिकार चूर्ण आदि करीब 54 ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें कि हलाल का सर्टिफिकेट लगता है ताकि वो दवाई दुबई में बिक जाए। ये भी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। अब यही नहीं है, ये दवाइयाँ बेचते बेचते ठगी करते करते से जमीनों का ठगी भी चालू कर दी। हरियाणा में अनेक जमीनें शेल कंपनीज के नाम से खरीदकर जो किया उसके भी सारा डिटेल मेरे पास है। साथियों, आज इस देश में जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि एक समूह को टारगेट किया जा रहा है, और ये नई बात नहीं है, राजनीति में और विशेषकर फांसीवादी विचारधारा के लोग किसी भी राजनीतिक सफलता के लिए किसी एक समूह को कहते ये दुश्मन है हमारा। ये हिटलर ने भी ये किया था। सारे यहूदी जो हैं जर्मनी के दुश्मन हैं और उनको टारगेट किया जाता है। जितने भी डिक्टेटर आज विश्व में हुए हैं सब कोई ना कोई पहले एक समूह को कहते ये दुश्मन है। अब उस व्यक्ति का कोई भी अगर समर्थन कर दे तो उसको राष्ट्रद्रोही का दर्जा दे दिया जाता है। यही हाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तत्कालीन भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को ये दुश्मन घोषित किया हुआ है, और उनके खिलाफ अगर किसी ने बात की है तो उसको तत्काल कह दिया जाता है कि ये हमारे देश का दुश्मन है, और जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा या उसके पक्ष में आवाज़ उठाएगा, उनके लिए मदद करेगा, तो वो राष्ट्रद्रोही है। और इसी के बाद जितने भी लोगों ने वक्फ बोर्ड में के कानून के खिलाफ मतदान किया, उनको सबको राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया गया। उसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री श्री यादव जी से, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, कि उन राष्ट्रद्रोहियों का क्या हुआ जो आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए भाजपा के एटीएस के ने 2017 में जिनको पकड़ा, उस केस का क्या हुआ? उनकी जमानतें कैसे हो गई?
और कैसे उस जमानत के ऑर्डर के खिलाफ सरकार अपील में क्यों नहीं गई? एक केस नहीं है, अनेक केसेस हैं। 14 मैंने जब मुझको कहा गया कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रद्रोह इस तरह के पैम्फलेट जो पोस्टर लगाए गए, तो मैंने भी अपना भाई पूरा इनका खाका मेरे पास था, तो मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया और प्रमाणित है। उसके बारे में कुछ बात नहीं करते। आज इस देश में विचारधारा की लड़ाई है, और ये विचारधारा की लड़ाई उन लोगों के बीच में है जो देश में अमन, चैन, शांति चाहते हैं, प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। यही मार्ग है सनातन धर्म का, यही मार्ग है सभी धर्मों का, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो। सबने अपना धर्म का मूल सिद्धांत जो है वो है इंसानियत। आज उन इंसानियत को भंग करते हुए ये जो काम कर रहे हैं, इस पर हमारी लड़ाई है और इस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। देश में प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का मार्ग ही देश को आगे बढ़ा सकता है। और जो कटुता फैलाता है, जो भ्रम फैलाता है, धर्म के नाम पर कटुता फैलाता है, धर्म को लेकर व्यवसाय करता है, लोगों में नफरत फैलाता है, हम उस विचारधारा के साथ न कभी समझौता कर सकते, न करेंगे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने आरएसएस के साथ, बीजेपी और जनसंघ के साथ मिलकर कभी चुनाव नहीं लड़ा। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस देश में 60% से ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। भाजपा को केवल 37-38 वोट मिले हैं प्रतिशत, और हम सब लोग मिलकर इस देश में सांप्रदायिक कटुता और सांप्रदायिक वैमनस्यता जो लोग फैला रहे हैं, उनको, इस देश को बांटने में हम सफल नहीं होने देंगे। और ऐसे सारे प्रकरणों में जहां हमें मिलेगा, हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। संसद में लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, अदालत में लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। हम लोग अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं, हम लोग हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते। अब आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। भाजपा के नेता कहते हैं कि जब भी दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं तो भाजपा के वोट बढ़ जाते हैं, कांग्रेस के वोट घट जाते हैं। पहली बार कोई इतना बड़ा नेता मोर्चा के पक्ष में मैदान में आया, आपकी अपील का क्या असर होगा, आप क्या मानते हैं? देखिए, अगर वो दिग्विजय सिंह उसको इतना ही प्रेम करती है भाजपा, तो मुझे देशद्रोही तो ना कहा करे ना। अगर मेरे कुछ कहने से भाजपा को फायदा होता है तो देशद्रोह मुझे क्यों कहते हैं? और एक बात बता दूं आपको, जर्मनी में एक पेस्टर थे जिन्होंने एक हिटलर का राज देखा था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। उन्होंने कहा था, हिंदी का अनुवाद में कर रहा हूं, कि जब वे लोग, मतलब कौन? हिटलर के लोग, जब वे सोशलिस्ट लोगों को पकड़ने आए तो मैं सोशलिस्ट नहीं था, मैं चुप रहा। जब वो कम्युनिस्टों को पकड़ने आए तो मैं कम्युनिस्ट नहीं था, मैं चुप रहा। जब वो यहूदियों को पकड़ने आए तो मैं यहूदी नहीं था, मैं चुप रहा। लेकिन जब मुझे वो पकड़ने आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। यही बातें आप सब लोग समझ जाइए, ये किसी के सगे नहीं है। जिस दिन वक्फ के बाद बिल पास हुआ, दूसरे दिन इन्होंने ईसाइयों का चर्च पे हमला करना शुरू कर दिया। न ये बौद्ध धर्म के लोगों का उन्हें को मानेंगे, छोड़ेंगे, न जैन धर्म के लोगों को मानेंगे। गुजरात में आप समझ लीजिए कि वहाँ विवाद किसके साथ है। ये पूरे तरीके से धर्म का हथियार बनाकर इस देश को तोड़ना चाहते हैं, ये मेरा आरोप है। और ये आरोप निरंतर रहेगा, चाहे उनको फायदा हो नुकसान हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो यह मालूम है, देश में सांप्रदायिक उन्माद और नफरत फैलाकर इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ा जा रहा है, ये हमारी शिकायत है। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि
कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की इतनी हितैषी बनती है, क्या किसी मुस्लिम को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए? देखिए, मुसलमान अध्यक्ष रहे हैं और हमें इस बात का गर्व है। अगर इनको इतनी चिंता है तो वो भाजपा का अध्यक्ष क्यों मुसलमान नहीं बना देते? सर, बारला जी ने आरोप लगाया है कि रॉबर्ट बारला जी ने कि जब से वो माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, एजेंसियों ने लगातार परेशान कर रही है। अगर उन्होंने कुछ कहा तो सोच समझ के कहा होगा। सर, इंदौर में दलित एक दूल्हे को मंदिर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। ये बेतबा के समाचार मुझे मिले हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि आज भी छुआछूत अपनाया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कल बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक में आपने जाकर लंबा चौड़ा भाषण दिया और बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने की बात कही, लेकिन आज भी अनुसूचित जाति का दूल्हा घोड़े पर ना बैठ सके, मंदिर में प्रवेश ना कर सके, ये घोर अपराध है। उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने उससे मंदिर प्रवेश में रोक लगाई या घोड़े पर बैठने से ऐतराज किया। सर, कल प्रधानमंत्री ने बोलते हुए ये भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए इतने समय तक इतना सारा काम किया है तो आज देश में मुसलमानों की पहचान पंचर वाले के रूप में नहीं होती। उस पर क्या जवाब है सर आपका? क्या पंचर वाले कोई पंचर जोड़ने वाले मुसलमान ही है क्या? हिंदू नहीं है क्या? जो पंचर जोड़ रहा है कभी जाके पूछ लीजिए कितने हिंदू हैं कितने मुसलमान हैं। केवल मुसलमानों का टारगेट। ये नरेंद्र मोदी जी बुनियादी रूप से इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के विचारधारा के खिलाफ हैं, गांधी जी के खिलाफ हैं, गांधी जी की विचारधारा खिलाफ हैं। और मेरा तो आरोप है मोदी जी आप नाथूराम गोडसे की विचारधारा के हैं और आप गांधी जी की विचारधारा के कतई नहीं है। उसके बाद देवास में हमने देखा खासतौर से विधायक के बेटे दादागिरी कर रहे हैं, तो इसमें इस तरह की हालत क्यों बताया, क्या कारण? बात यह है कि लोग जो भाजपा और भाजपा के लोगों से संबंधित हैं उनको इतना अहम और अहंकार हो गया कि हम कुछ भी करें पुलिस हम पर कुछ नहीं करेगी। अब वहां के चामुंडा माता जी के मंदिर के पुजारी को चांटा मारा, जान से मारने की धमकी दी। बड़े मुश्किल से हमारे दबाव के कारण कल कांग्रेस के लोगों ने वहां पर जाकर आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, मंदिर को पूरा धोया। तब जाकर कल रात को एफआईआर दर्ज हुई है। गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है, 72 घंटे के बाद आज भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज भी उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सर, आपने कहा था यहाँ से जी कि मस्जिदों के सामने से जुलूस निकालने की इजाजत क्यों दी जाती है? उसके सामने जो लोग रशीद अली साहब जो कह रहे थे कि अटल जी ने गुजरात हिंसा के समय कहा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो मतलब इतनी मजहबी। देखिए, बात यह है कौन क्या कह रहा है उस पर मेरी जवाबदारी नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को राज्य सरकारों को पालन करना चाहिए। सर आपने कहा था कि जहां बार-बार दंगे हो रहे हैं वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना, ऐसा गाइडलाइन में कहा गया है। सर बंगाल में मैं वही कह रहा हूं आपसे, मुझे मालूम था आप ये पूछेंगे। देखिए, बात यह है मैंने जो कोटेशन दिया है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बताई हैं। सर, गुजरात में राहुल गांधी ने गुजरात अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा कि हम मुस्लिम, दलित और सवर्णों में उलझे रहे और ओबीसी वर्ग हमसे खिंचा गया, दूर हो गया। क्या कहेंगे? बात यह है कांग्रेस पार्टी कास्ट बेस सेंसस इसलिए कराना चाहती है ताकि जानकारी मिल सके कि कौन कौन से वर्ग कौन कौन से क्षेत्र में आज पदों पर हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर में, चाहे एजुकेशन सेक्टर में, चाहे बिजनेस सेक्टर में, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हर जगह किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है, इस बारे में जांच होना चाहिए। बात यह भी है कि आप मरीज कोई है तो मरीज की जांच करने के लिए एमआरआई भी कराया जाता है, सीटी स्कैन भी कराया जाता है, उसका एक्सरे भी कराया जाता है। तो अगर
कास्ट सेंसस से जानकारी तो मिले कि आजकल हम लोग टारगेटेड ग्रुप्स को कैसे मदद करें। उदाहरण के लिए अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि यहाँ पर कुपोषण घटा नहीं है, मध्य प्रदेश में 2% बढ़ गया है। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां। सर एक सवाल ये था कि राहुल गांधी जी ने कहा गुजरात में कि जो पार्टी के अंदर भाजपा के लोग हैं उनको निकालना पड़ेगा और उनको काम करना पड़ेगा। उसी बीच मध्य प्रदेश में धर्मेंद्र चौहान की नियुक्ति होती है जो कि भाजपा से कांग्रेस में आए हैं और उसके से आरोप करते हैं कि उनका किसान कांग्रेस को किसानों से कोई लेना देना नहीं, उनका पूरा मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल्स का, उनको किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएगा, जबकि कांग्रेस में लोग भरे पड़े हैं जो किसान नेता है लेकिन उनको आगे नहीं किया। इससे आपका क्या राय है पार्टी की? देखिए बात यह है, हमारे नेता राहुल गांधी जी पूर्व एआईसीसी प्रेसिडेंट भी रहे हैं और अभी विपक्ष के नेता हैं। हमेशा उन्होंने विचारधारा की लड़ाई लड़ी है और ऐसे लोग जो विचारधारा के खिलाफ हैं और भाजपा से मिलकर कोई मैच फिक्सिंग करते हैं तो पार्टी को उन्हें ढूंढना चाहिए और ढूंढकर निकाल भी देना चाहिए। सर ये ममता बनर्जी कह रही है कि वक्त कानून बंगाल में लागू नहीं होगा, तो क्या ये संभव है? देखिए मैं देख रहा था एक इंडियन सेक्युलर फ्रंट कुछ बन गया है जो कि वहाँ मुस्लिम युवकों को भड़का रहा है। अब ये मेरे पास ज़्यादा जानकारी इस मामले में नहीं है, मैं तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट ही देख रहा हूँ, मेरी टीएमसी के नेताओं से बातचीत भी नहीं हुई है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में सांप्रदायिकता जो भी फैलाता हो और वो रेडिकल हिंदू, रेडिकल मुस्लिम, रेडिकल सिख, रेडिकल कोई भी जाति का संप्रदाय का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैंने स्वयं ने, जिसने भी 10 साल तक कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी ने भी अगर दूसरे धर्म के प्रति नफरत की बात करी है तो मैंने उसको बख्शा नहीं है। उसी की वजह से 10 साल तक मेरे रहते हुए एक भी दंगा फसाद मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए नाश्ता करेंगे। साथियों,